हेलो फ्रेंड्स, मैं लाल बाबू आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी होम ऑफिशियल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर संसाधन एवं उसके उपयोग। आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन का हमारे जीवन में क्या महत्व है, और उसके बाद हम देखेंगे कि संसाधन का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है और उनके कौन कौन से प्रकार हैं। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि संसाधन का नियोजन कैसे किया जाता है, सरकार जो है संसाधन नियोजन के लिए क्या क्या कदम उठा रहे हैं, और मानव जीवन में संसाधन का कहाँ महत्व है और इसका संरक्षण करना हमें क्यों जरूरत है। हम इन सारी टॉपिकों को बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो आज हम सबसे पहले आपके बीच चर्चा करना चाहते हैं कि संसाधन किसे कहते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि क्लास 10th में जो ज्योग्राफी है वो क्लास 8 का एकदम ट्रू कॉपी मिलता है, क्योंकि क्लास 8 में भी आपने पढ़ा होगा संसाधन चैप्टर, और उसमें हम लोग संसाधन का परिभाषा पढ़े होंगे कि मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी पदार्थ संसाधन कहलाते हैं। तो उस परिभाषा में कहीं न कहीं त्रुटि दिखता है और वह कह सकते हैं कि पूर्ण परिभाषा नहीं है। तो पूर्ण परिभाषा नहीं है, तो आइए जानते हैं कि आखिर उसका पूर्ण परिभाषा क्या होती है। दोस्तों, संसाधन का पूर्ण परिभाषा अगर देखा जाए, अगर सटीक परिभाषा जिसको कहते हैं, तो संसाधन हम वैसे पदार्थ को कहेंगे जो आर्थिक और तकनीकी रूप से संभव हो। आर्थिक और तकनीकी रूप से कहने का मतलब ये होता है कि वैसा संसाधन जिसको निकालने में, जिसको पाने में तकनीकी मदद जल्दी मिल जाती हो और उसमें हमें आर्थिक नुकसान नहीं होता हो। आर्थिक नुकसान हो जाने के बाद हम उसे संसाधन नहीं कहेंगे। अगर हमें उस संसाधन को प्राप्त करने में ज्यादा आर्थिक क्षति हो जाती है, अगर उससे नुकसान हो जाती है, तो फिर हम उसे संसाधन नहीं कह सकते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल से एक समझेंगे। मान लेते हैं ये धरातल है और इस धरातल के लगभग 100 मीटर अंदर, अगर हम बात करें 100 मीटर अंदर, तो यहाँ पे हमारा खनिज पदार्थ, ये खनिज को प्राप्त करने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले खुदाई करवाएंगे। खुदाई करवाने के क्रम में हमें तकनीक की आवश्यकता होगी। अब मान लेते हैं कि इस संसाधन को पाने के लिए हमें तकनीक की जरूरत होगी, और तकनीक अगर हमारे पास नहीं है तो फिर इस संसाधन को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और इस संसाधन को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर हमारे पास तकनीक है तो हम उसमें कुछ खर्च करके और उस संसाधन की प्राप्ति कर सकते हैं। मान लेते हैं ये यहाँ तक खुदाई करने में हमें जो खर्च लगा है वो लगा है 100 करोड़ की। कितना खर्च लग चुका है? 100 करोड़ की। और इस संसाधन को हम जमीन पे लाएंगे और उसे फैक्ट्री में प्यूरिफाई करेंगे, और प्यूरिफाई करने के बाद जो है उसे जब हम मार्केट में ले जाकर अगर उसे सेल करते हैं, तो सेल करने के बाद हमें जो उससे अर्निंग आता है वो मात्र 70 करोड़ का ही आ पाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखा जाए, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे माइनस, यानी हमारा जो इनकम है वो माइनस में चला जाता है और 30 करोड़ का हमें नुकसान हो जाता है। तो इस खनिज को प्राप्त करने के लिए हमें 30 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा है, तो हम इस खनिज को संसाधन नहीं कहेंगे। हाँ, एक चीज और था यहाँ पे, ये सामाजिक रूप से स्वीकार्य होना चाहिए, यानी कि हम जो संसाधन प्राप्त किए हैं वो समाज में लोग जो है उसे स्वीकार कर ले, तो समाज में स्वीकार होना चाहिए। समाज में सामाजिक रूप से, हाँ ठीक है था, सामाजिक रूप से स्वीकार। समाज अगर उस संसाधन का स्वीकार कर लेती है तो हम उसे संसाधन कहेंगे। अब आप सोच के देखिए कि कोई 30 करोड़ का नुकसान सहकर उस संसाधन को पाना चाहेगा? नहीं चाहेगा। तो संसाधन का अगर पूर्ण परिभाषा देखा जाए तो हम कह सकते हैं
कि संसाधन वैसा पदार्थ है या उसे हम संसाधन कहेंगे जो आर्थिक और तकनीकी रूप से संभव हो और वह समाज में स्वीकार्य हो। तो इसका परिभाषा हम इस तरह से दे सकते हैं। अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे जीवन में संसाधन का क्या महत्व है। तो संसाधन का अब हम महत्व पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि संसाधन हमारे लिए क्यों आवश्यक है। दोस्तों आप देखिए कि बिना संसाधन का आपका कोई भी काम संपूर्ण नहीं हो पाता है। हम जो अभी बोर्ड पे लिख रहे हैं उसमें भी हम चौक जैसी संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं। तो हम 8 क्लास में जो संसाधन का परिभाषा पढ़े थे वो पूरी गलत नहीं कह सकते हैं उसे भी, क्योंकि उसमें जो हम पढ़े थे मानवीय आवश्यकताओं को, तो ये हमारी आवश्यकता को पूर्ति कर रहा है, इसलिए यह संसाधन है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट हम ये पढ़े हैं कि ये आर्थिक और तकनीकी रूप से संभव होना चाहिए। तो चौक जो है हम पा सकते हैं आसानी से, इसे खुद से बना सकते हैं, इसमें ज्यादा खर्च नहीं आता है, तो ये हमारे लिए उपयोगी है। हम इसका उपयोग जो है बिना कम खर्च का हम कर सकते हैं, इसलिए हमारा ये संसाधन कहलाएगा। तो हम अगर दैनिक जीवन में बात करें तो दैनिक जीवन में हम 2 तरह के संसाधनों का प्रयोग करते हैं। एक होता है जैविक संसाधन और एक होता है भौतिक संसाधन। ये दोनों संसाधन है, दोनों का हम लोग प्रयोग पर डे करते हैं। ये जैविक संसाधन क्या होती है? तो जैविक संसाधन हम वैसे संसाधन को कहते हैं जो जीवों से प्राप्त किया जाता है। जैसे में अगर हम बात करें तो हम अनाज की प्राप्ति कहाँ से करते हैं? जीव से करते हैं। जो हम पशुधन प्राप्त करते हैं, जो दूध प्राप्त करते हैं, जो वनस्पति है, ये सभी चीज कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो ये सभी चीजों जो है जैविक जगत से प्राप्त किया जाता है, यानी जैविक रूप से प्राप्त किया जाता है। तो जो चीज हम सजीव से प्राप्त करते हैं वो सभी चीजें जैविक संसाधन कहलाती है। उसके बाद हम देखेंगे भौतिक संसाधन। तो भौतिक संसाधन भी हम रोज यूज करते हैं, जैसे भूमि हो गया, मृदा हो गया, हवा हो गया, पानी हो गया, ये सब क्या है? भौतिक है, ये सब निर्जीव है, लेकिन इसका हम लोग रोज यूज करते हैं, इसलिए यह हमारे लिए क्या है? संसाधन है। तो हम अपने दैनिक जीवन में जैविक और भौतिक दोनों संसाधन का उपयोग करते हैं। तो हमारा जो जीवन है ये बिना संसाधन का संभव नहीं है, इसलिए हमारे जीवन में इसका महत्व काफी ज्यादा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो दोस्तों ऐसा है कि संसाधन जो है मनुष्यों का विकास किया है। आपको शॉर्ट लग गया होगा कि मनुष्यों का विकास कैसे किया, तो समझते हैं कैसे विकास किया होगा। देखिए, संसाधन जो है वो पृथ्वी के अंदर आज से नहीं है, बहुत दिनों से है, लेकिन उसको निकालने के लिए हमारे पास तकनीक नहीं थी। उस समय जो है मनुष्यों के पास उतना आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। उसके बाद लोगों के पास जो है ज्ञान की कमी थी। ज्ञान ये सबसे बड़ी चीज होती है। कोई भी मनुष्य में अगर वो ज्ञान नहीं है, उसे ज्ञान नहीं है, तो उसे हम लोग मूर्ख कहते हैं। तो बिना ज्ञान का जो है हम लोग किसी भी संसाधन का उपयोग या फिर उसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो हमारी पृथ्वी पर करोड़ों वर्षों से खनिज है, करोड़ों वर्षों से अंदर दबा कोयला है, पेट्रोलियम है, लेकिन मनुष्यों के पास उतना ज्ञान नहीं था, जिसके कारण वह संसाधनों का उपयोग नहीं कर पा रहे थे। तो हम कह सकते हैं कि संसाधन जो है वो मनुष्यों का विकास इस तरह किया है कि जब लोगों को जरूरत हुआ, जैसे में मान लेते हैं हमें ये चौक की जरूरत, तो हम इस चौक को क्या करेंगे? खोजने जाएंगे और इसे पाने की कोशिश करेंगे। तो उसी तरह से जब मनुष्यों को धीरे धीरे जरूरत महसूस हुई तो उस जरूरत को पूरा करने के लिए लोगों ने साधन खोजा, और इसी तरह से जब उसे एक संसाधन मिल जाती है तो वह फिर दूसरे संसाधन की ओर बढ़ता है, फिर इसी तरह से वो तीसरे संसाधन की ओर बढ़ता है। धीरे धीरे जब उसे पता चलता है कि जमीन के अंदर बहुत सारी ऐसी संसाधन है या बहुत ऐसी चीजें हैं जो हमारी जरूरत को पूरा कर सकता है, तो उन्होंने तकनीकी रूप से सोचना प्रारंभ किया। और जब तकनीकी रूप से कोई व्यक्ति सोचना प्रारंभ करता है तो उसका माइंड जो है
एक अलग टाइप का ही विकास करने लग जाता है। तो हम कह सकते हैं कि मानव के ज्ञान के विकास में भी संसाधन का बहुत बड़ा रोल होता है और बहुत बड़ा रोल है। अगर हम दूसरे तरीके से समझे तो पृथ्वी पर संसाधन बहुत दिन से है, लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं कर रहा है। यह बात जो है जिम्मरमैन के एक कथन से स्पष्ट होता है। उनका कथन था कि संसाधन होते नहीं, संसाधन होते नहीं बनते हैं, संसाधन होते नहीं बनते हैं। इनके कहने का मतलब क्या हुआ? इनके कहने का मतलब यह हुआ कि संसाधन होता नहीं है, इसको बनाया जाता है, संसाधन को बनाया जाता है। अगर मान लेते हैं कि यह खनिज जो है 100 साल पहले से ही पृथ्वी के अंदर दबा हुआ है, लेकिन इसे कोई पाने वाला नहीं था, इसे कोई प्राप्त करने वाला नहीं था, तो जिसके वजह से क्या हुआ, उसे कोई बनाया नहीं। जब तक हम इस संसाधन को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि यह संसाधन कहां से आया, कैसे इसका निर्माण हुआ, ठीक ना। तो जिम्मरमैन का ये कथन आप याद रखिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव में ये पूछ सकता है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, ये किनका कथन था, तो आप आंसर दे पाएंगे, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि संसाधन का और कहाँ महत्व है। तो और इसका महत्व अगर देखा जाए तो किसी देश के आर्थिक स्थिति को भी यह सुनिश्चित करता है, अर्थात कि जिस देश के पास संसाधन की मात्रा ज्यादा होती है वह देश उतना ही ज्यादा समृद्ध होता है और वह देश उतना ही ज्यादा विकास करता है, और जिस देश के पास संसाधन की कमी होती है वह देश उतना अच्छा से विकास नहीं कर पाता है। अगर हम उदाहरण के तौर पे समझें तो आप जापान को देख सकते हैं। जापान में संसाधन की कोई कमी नहीं है और संसाधन के अलावा वहाँ के लोगों का माइंड इतना विकसित है कि वह हर एक संसाधन का समुचित रूप से उपयोग कर पाता है। आप जापान का एक कहानी सुने होंगे, ताला चाबी वाला। जापान के एक व्यक्ति एक ताला खरीदता है, उसे उस ताला का कीमत चुकाना पड़ता है, तो वह सोचता है कि क्या हम इस ताले को बना नहीं सकते हैं। उसने यह दिमाग में लाया और एक रात में इतना ताला बना लिया कि वह पूरे जापान को ताला फ्री में बांट दिया। सोचिए इतना तेज उसका दिमाग होता है। तो जापान का व्यक्ति जो है वह संसाधन का समुचित रूप से उपयोग करना जानता है, क्योंकि उसके पास ज्ञान की कमी नहीं है, उसके पास तकनीक की कमी नहीं है, उसके पास आर्थिक रूप से भी वो लोग समृद्ध हैं। इस वजह से आज देखिए वह विकसित हो चुका है। और वहीं पे हम अगर दक्षिण अफ्रीका की बात करते हैं तो दक्षिण अफ्रीका भी संसाधन की वहां कोई कमी नहीं, लेकिन वहां पे कमी है तो सिर्फ ज्ञान की, क्योंकि लोगों के पास उतना ज्यादा माइंड विकसित नहीं हो पाया है, जिसके वजह से वह संसाधन का जो है समुचित उपयोग नहीं कर पा रहा है। और समुचित उपयोग वह नहीं कर पाएगा, सही रूप से उपयोग नहीं कर पाएगा, तब तक वह देश समृद्ध नहीं हो सकता है और जल्दी विकास नहीं कर सकता है। तो हम समझ चुके हैं कि संसाधन का महत्व जो है वो मानव जीवन में भी होता है, मानव के ज्ञान के विकास में भी हुआ था, और तीसरा चीज कि किसी देश के आर्थिक स्थिति को भी यह समृद्ध बनाता है, सुनिश्चित करता है। आइए अब हम बात कर लेते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संसाधन का वर्गीकरण। संसाधन का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है? तो सबसे पहले आधार की बात करेंगे, वो है हमारा उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर देखा जाए तो संसाधन को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है जैव संसाधन और दूसरा है अजैव संसाधन। उसके बाद दूसरा आधार जो है संसाधन के वर्गीकरण का वो है हमारा उपयोगिता के आधार पर, यानी कि जो हमारा संसाधन है वो उपयोग किस तरह से किया जाता है या फिर उसके उपयोगिता के आधार पर उन्हें कितने प्रकार से बांटा जाए। तो बांटा गया है उसको भी दो प्रकार से। पहला है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा का बात करें तो दूसरा है हमारा अनवीकरणीय संसाधन। इसके बारे में हम लोग क्लास 8 में भी पढ़े होंगे और आज भी पढ़ लेते हैं।
तो नवीकरणीय और नवीकरणीय संसाधन के बारे में आप लोग क्लास 8 में पढ़े होंगे, उसमें जैव संसाधन और अजैव संसाधन के बारे में भी पढ़ लिए होंगे। उसके बाद हमारा जो तीसरा आधार होता है वो होता है स्वामित्व के आधार पर। तो स्वामित्व यानी मालिकाना हक, यानी संसाधन जो है वो मालिकाना हक किसके पास है, तो उसके आधार पर अगर देखा जाए तो संसाधन को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। यानी कि स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार होते हैं। 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो आइए देख लेते हैं। पहला संसाधन, पहला जो प्रकार होगा वो होगा व्यक्तिगत संसाधन, और उसके बाद उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे दूसरा है हमारा सामुदायिक संसाधन, सामुदायिक संसाधन। उसके बाद हमारा तीसरा जो होगा वो होगा राष्ट्रीय संसाधन, और बात करेंगे चौथा में अंतरराष्ट्रीय संसाधन के बारे में। तो स्वामित्व के आधार पर अगर देखा जाए तो संसाधन के 4 प्रकार होते हैं, और चारों प्रकार में व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतरराष्ट्रीय संसाधन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आधार होता है संसाधन के वर्गीकरण का, वो होता है विकास के आधार। यानी कि पृथ्वी पर जो संसाधन पाई जाती है वो विकास की स्थिति में है, कौन सा संसाधन पूर्ण विकसित हो चुका है, कौन अभी नहीं हुआ है, कौन संभावना है, इसके आधार पर अगर देखा जाए तो इसके भी 4 प्रकार होते हैं। वो है पहला आधार का अगर बात करें तो वह है संभाव्य संसाधन। संभाव्य संसाधन कौन से संसाधन होते हैं। उसके बाद दूसरा जो आधार होगा वो होगा हमारा विकसित संसाधन, यानी कि कौन कौन ऐसा संसाधन है जो पृथ्वी पर पूर्णतः विकसित हो चुका है। और इसके जो है तीसरा होगा वो होगा भंडार संसाधन, और चौथे की बात करेंगे तो वो होगा संचित कोष संसाधन, संचित कोष संसाधन। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो संसाधन के 4 आधार होते हैं उनके वर्गीकरण का, और उनके वर्गीकरण के आधारों पर उनके प्रकार अगर देखा जाए तो उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार होते हैं, जैव और अजैव संसाधन। उपयोगिता के आधार पर भी 2 प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय और अविनवीकरणीय संसाधन। उसके बाद स्वामित्व के आधार पर देखा जाए तो इसके आधार पर 4 प्रकार होते हैं, जिसमें व्यक्तिगत संसाधन है, सामुदायिक संसाधन है, राष्ट्रीय संसाधन है और अंतरराष्ट्रीय संसाधन है। उसके नेक्स्ट आधार है विकास के आधार पर, उसके आधार पर भी संसाधन को 4 भागों में बांटा जाता है। वो संभाव्य संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन और चौथा होगा संचित कोष संसाधन। तो अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे आपसे कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के जो प्रकार हैं वो किसे कहते हैं जैव संसाधन, किसे कहते हैं अजैव संसाधन, देखेंगे उनके एग्जाम्पल, उदाहरण और समझने का प्रयास करेंगे। इन सभी टॉपिकों को हम बारी बारी से आपके सामने लाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आप चाहते हैं कि आपके बीच इसी तरह का वीडियो जो है आपके किताब से रिलेटेड, आपकी क्लास से रिलेटेड आपके सामने आते रहें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा लेंगे, ताकि हम जब भी आपको नेक्स्ट वीडियो डालेंगे तो आपको जो है ये पता चल जाएगा। हाँ, आप एक चीज जरूर कीजिएगा, अगर आपके आसपास कोई इसे पढ़ने वाला कोई अगर स्टूडेंट मिल जाता है तो आप उसके पास शेयर जरूर करेंगे। आप अपने मित्रों के पास, आप अपने रिलेटिवों के साथ शेयर करके उन्हें बताएंगे कि आप इसे देख लें, आपके एग्जाम के व्यू से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इतना तक तो समझ गए होंगे। अब आपके सामने हम लाएंगे नेक्स्ट वीडियो, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इतना ही। मस्त रहिए। धन्यवाद।